पहले देखते हैं कि मैक्सवेल की विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये विस्थापन धारा क्या होता है। आप लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण जिसे हम लोग सांतत्य समीकरण इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़े होंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, करंट है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर टी प्लस डेल रो बाई डेल टी। रो क्या है, रो जो है वो आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश में समय के साथ परिवर्तन की दर डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस का जो योग होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डेल रो बाई डेल टी का जो योग होता है वो इसके बराबर होता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए होता है, ठीक है, माइनस डेल रो बाई डेल टी के बराबर होता है। ये होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यही से ना हम लोग के मैग्नेटोस्टैटिक का डेफिनेशन आता है। अगर डेल रो बाई डेल टी समय के साथ अगर ये जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, तो मतलब ये कि डाइवर्जेंस ए यानी कि जो करंट डेंसिटी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इस केस में हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो सब किसके अंदर आता है, मैग्नेटोस्टैटिक। देखो, धारा घनत्व तो नहीं बदल रहा है, इसका मतलब आई क्या है, कांस्टेंट। और आई अगर कांस्टेंट है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक बोलते हैं। और इसमें मैग्नेटोस्टैटिक के जो एम्पियर्स का नियम है, ठीक है, वो भी किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। एम्पियर्स का नियम क्या बोलता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी है। ठीक है, वेक्टर बी का क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है, जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो आई के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के इस लाइन में, ठीक है, जो वेक्टर बी का इंटीग्रेशन होता है वो इस लाइन के अंदर जो भी करंट है, ठीक है, जो भी करंट एलिमेंट है उनके करंट का योग का म्यू जीरो गुना होता है। ठीक है, ये होता है हम लोग का एम्पियर्स का नियम। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, एम्पियर का ये जो नियम है ये तभी वैलिड है जब डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू क्या, जीरो। यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए वैलिड है। डेल रो बाई डेल टी अगर जीरो है तब ये जो नियम है वो वैलिड है। एम्पियर का ये नियम जो है वो वैलिड है। ठीक है, एम्पियर का नियम कब वैलिड है, जब डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू जीरो या डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आता है, ठीक है, जहाँ पे आवेश घनत्व जो है वो समय के साथ बदलता है, यानी डेल रो बाई डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, धारा घनत्व भी जो है वो क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, डिस्टेंस के साथ जो है वो चेंज होगा। और इस केस में हम लोग का जो एम्पियर का ये नियम है, ठीक है, ये मान्य नहीं रहता, ये जो है वो वैलिड नहीं होता एम्पियर का नियम। और यहीं पे हम लोग को जो है एम्पियर के नियम में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इस केस में डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल रो बाई डेल टी आ जाएगा। और इस केस में जो है एम्पियर का नियम जो है वो मान्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। और ये जो सुधार है हम लोग इस तरह से करते हैं, इसमें जो है म्यू जीरो आई के साथ एक और टर्म जो है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, आई डैश एक और एक्स्ट्रा टर्म जो है वो ऐड कर दिया जाता है। या करंट डेंसिटी के टर्म में देखें, ये इसका दो रूप होता है। ठीक है, जो हम लोग का एम्पियर्स का नियम होता है ये इंटीग्रल फॉर्म है इसका, और ये जो है डिफरेंशियल फॉर्म है। डेल क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो इसमें हम लोग को सुधार की आवश्यकता होती है। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस आई डैश, या डेल क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू म्यू जीरो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डैश। ठीक है, यहाँ पे जो ए डैश है इसे मैक्सवेल द्वारा विस्थापन धारा की अवधारणा से दिया गया है। ये जो ए डैश है, ठीक है, ये क्या होता है, विस्थापन धारा घनत्व होता है। ठीक है, विस्थापन धारा
ये विस्थापन धारा घनत्व क्या होता है देखते हैं। मैक्सवेल के अनुसार चालक में प्रवाहित स्वतंत्र धारा ही केवल केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, मैक्सवेल के अनुसार यहाँ पे देखो, जब हम लोग करंट के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तब इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि करंट दो तरह के होते हैं। एक क्या स्वतंत्र करंट जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, और एक क्या पढ़े थे बाउंड करंट या बद्ध करंट। वो किसके लिए फ्लो हो रहा था, वो जो है इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में मोशन घूम रहा था, ठीक है, इसके कारण फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों जनरेट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे सिस्टम में जनरेट होता है जहाँ पे क्या होता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ऐसा विद्युत क्षेत्र जो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा करंट जनरेट करेगा, और इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बोलते हैं, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन धारा बोलते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि चालक में प्रवाहित धारा ही केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है, और इसके कारण ठीक है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो करंट जनरेट होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगा, उसके कारण भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डैश जो कि स्वतंत्र धारा के कारण है, और बी डबल डैश जो कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, तो जो कुल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो मैग्नेटिक फील्ड का योग होता है। पहला मैग्नेटिक फील्ड बी डैश इसके लिए है स्वतंत्र धाराओं के कारण। ठीक है, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो हम लोग का बी डैश है, और बी डबल डैश क्या है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जो कुल हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें दो टर्म होते हैं, एक एक जो स्वतंत्र धाराओं के कारण उत्पन्न होता है, और एक जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी और यहाँ पे जो डेल क्रॉस बी हम लोग जानते हैं जो एम्पियर का इक्वेशन होता है वो डेल क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है जीरो जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल क्रॉस बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर बी डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो है किसके कारण है स्वतंत्र धारा के कारण, ये जो है स्वतंत्र धारा घनत्व। ठीक है, और डेल क्रॉस वेक्टर बी डबल डैश इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर बी डबल डैश इक्वल टू क्या जाएगा जीरो जे डी। ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण जो धारा घनत्व होता है, ठीक है, वो है तो जीरो जे डी। ये जो है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ये पूरा टर्म जो है वो मिलता है। ठीक, यहाँ जे डी विस्थापन धारा घनत्व डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को कहा जाता है। और जेडी का वैल्यू क्या होता है, जेडी जो है वो परिवर्ती हम लोग जानते हैं ये जो है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, और जेडी का जो वैल्यू होता है वो डेल ई बाई डेल टी के ठीक ठीक समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब अनुपाती होता है। जेडी इक्वल टू इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो जेडी इक्वल टू क्या जाएगा एप्सिलॉन जीरो डेल वेक्टर ई बाई डेल टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, जेडी का वैल्यू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो डेल वेक्टर ई बाई डेल टी। यानी जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समय के साथ परिवर्तित होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, तब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी मिलता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन थ्रू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी डॉट डी एस। यहाँ आई डी को क्या बोलते हैं हम लोग विस्थापन धारा बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, और यह धारा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी ये 2019 का पेपर हुआ था उसमें पूछा था ये क्वेश्चन कि जो परिवर्तित मतलब विस्थापन धारा किस लिए उत्पन्न होती है। ठीक है, विस्थापन धारा जो है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सी धारा उत्पन्न होती है विस्थापन धारा। ठीक है, और एक ईडी करंट दिया हुआ था ऑप्शन में, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट करंट ईडी करंट था, और बाउंड करंट था। इस टाइप से चार ऑप्शन थे। ठीक, ये जो है
और इसी से ठीक है ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो हम लोग का विस्थापन धारा उत्पन्न हो रहा है, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर के नियम का जो है वो इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। और एम्पियर के नियम में मॉडिफिकेशन क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे जो है जे था, जे के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है जे डी वाला, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो वेक्टर जे प्लस जे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू जीरो डेल वेक्टर जी बाई डेल, ठीक है। तो कर्ल ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जीरो वेक्टर जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल वेक्टर जी बाई डेल, और इसको एच एच क्या होता है, ये म्यू जीरो को यहाँ पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, बी बाई म्यू जीरो जो है वो वेक्टर एच हो जाएगा, और कर्ल ऑफ वेक्टर एच इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर ए और एप्सिलॉन इनटू वेक्टर ई, एप्सिलॉन प्लस वेक्टर ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई, ठीक है। तो ये भी जो है एम्पियर का मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। कर्ल ऑफ वेक्टर एच इक्वल टू किया जाएगा वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाई डेल, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का मॉडिफिकेशन इन एम्पियर सिस्टम। इसके बाद आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। एम्पियर नियम में संशोधन के बाद मैक्सवेल ने 1864 में विद्युत चुंबकत्व की पूर्ण व्याख्या के लिए जो है 4 समीकरण प्रतिपादित किए, जिन्हें मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये जो है 4 समीकरण का एक क्या बोलते हैं, समूह है, ठीक है, एक ग्रुप है, इसमें जो है 4 समीकरण है जिन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। ये समीकरण जो है वो प्रकृति के मूल समीकरण है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जो भी नियम पढ़े हैं, ठीक है, वो सब क्या है, मूल नियम है, फंडामेंटल लॉ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, और इन्हीं को जो है मैक्सवेल ने यूज करके 4 समीकरण बनाए, ठीक है। पहला आता है मैक्सवेल का जो है प्रथम समीकरण। ये जो समीकरण होता है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या होता है, गॉस लॉ होता है, ठीक है। ये गॉस का नियम होता है, यह गॉस का विद्युत क्षेत्र के लिए नियम है। विद्युत क्षेत्र के लिए जो हम लोग गॉस का नियम पढ़े थे, ठीक है, यही होता है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये गॉस मैक्सवेल ने क्या किया था, एक बस एम्पियर के नियम को जो है वो मॉडिफाई किया था, और उसके बाद दूसरे जो 3 नियम है वो पहले से ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो सभी नियम है, और ये चौथा जो है वो क्या बोलते हैं, एम्पियर का मॉडिफाइड, ये चारों मिल के ना हम लोग का क्या बनाते हैं, गॉस जब मैक्सवेल के 4 समीकरण बनाते हैं। इसमें जो पहला समीकरण होता है वो होता है गॉस का नियम, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर E इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन 0, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। डेल डॉट वेक्टर डी इक्वल टू रो फ्री, ठीक है, ये यही फॉर्म है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये वेक्टर ई के टर्म में है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के टर्म में है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में, तो दोनों फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, डेल डॉट वेक्टर डी इक्वल टू रो, ठीक है, फ्री करंट डेंसिटी। इसका जो इंटीग्रल फॉर्म है वो क्लोज इंटीग्रेशन डेल वेक्टर डी डॉट डी एस इक्वल टू, अगर किसी क्षेत्र में अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, कि रो जो है वो 0 है, चार्ज डेंसिटी जो नहीं, चार्ज डेंसिटी नहीं है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी अगर 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हम लोग का जो डिफरेंशियल फॉर्म में ये आ जाएगा, वेक्टर डेल डॉट डी इक्वल टू, ठीक है, ये जो है मैक्सवेल का पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं पे चार्ज डेंसिटी नहीं है, चार्ज फ्री रीजन, ठीक है, आवेश मुक्त रीजन में जो है क्षेत्र में, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल फॉर्म, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस, ठीक है। तो आप लोग को इसमें याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है ये गॉस का नियम, ठीक है, मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है ये गॉस का नियम है, विद्युत क्षेत्र के लिए जो हम लोग गॉस का नियम यूज करते हैं वही है, ठीक है। डेल डॉट वेक्टर ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0, ये आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्सवेल का सेकंड नियम। मैक्सवेल का जो सेकंड नियम है ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अभी विद्युत चुंबकत्व में हम लोग फैराडे का नियम पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या था, कर्ल ऑफ वेक्टर ई,
इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी बाई डेल ई, डेल क्रॉस वेक्टर ई इक्वल टू माइनस बी बाई डेल ई। ठीक है, यही होता है मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन। ये क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एल हो जाएगा। ठीक है, लाइन इंटीग्रल इक्वल टू डेल बाई डेल टी माइनस डेल बाई डेल टी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ई एल। ठीक है, ये हम लोग का इंटीग्रल फॉर्म होता है जिसका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का या मैक्सवेल के सेकेंड नियम का। मैक्सवेल का थर्ड लॉ, मैक्सवेल का तीसरा नाम क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो गॉस का नियम होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम। और चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम क्या होता है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड से जो संबंधित फ्लक्स होता है वो क्या होता है? ठीक है, वेक्टर बी डॉट डी एस तो हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, तो ये जो फ्लक्स होता है क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। कोई मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। ये है मैक्सवेल का तीसरा नियम। इसके बाद आता है मैक्सवेल का दोबारा मैक्सवेल का चतुर्थ। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। इसे हम लोग संशोधित एम्पियर का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। कर्ल ऑफ वेक्टर बी इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल वेक्टर ई बाई डेल। ठीक है, इसे कर्ल एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एच के टर्म में इसको क्या लिखते हैं हम लोग? वेक्टर जे प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल वेक्टर ई बाई डेल या वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी बाई डेल। ये होता है एम्पियर का संशोधित एम्पियर का नियम, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से जो है इस फॉर्म में लिखते हैं। ये इसका इंटीग्रल वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी बाई डेल डी डॉट डी एल। इसके बाद देख लेते हैं ये पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? ये जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। और खासकर ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्या बताता है? ऊर्जा प्रवाह का डायरेक्शन। ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस दिशा में हो रहा है, ये हम बताते हैं पॉइंटिंग वेक्टर से बताते हैं। ठीक है, इसे वेक्टर एस द्वारा व्यक्त किया जाता है। पॉइंटिंग वेक्टर एस विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा होता है। ठीक, जैसे क्या है? ये हम लोग का वेव है। ठीक है, ये जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये मान लेते हैं ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये हम लोग का मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। ये सीधा सीधा जो है ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये जो है हम लोग का मैग्नेटिक ये इस टाइप। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसे हम लोग दे दिए हैं, तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो है हम लोग का वाई डायरेक्शन में क्या है? वेक्टर बी है, और इस डायरेक्शन में हम लोग का वेक्टर डी। तो वेक्टर बी और वेक्टर ई के लंबवत डायरेक्शन, ठीक है, क्या होता है? वेव फ्लो होता है। और इस वेव जो हम लोग का तरंग जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, इस डायरेक्शन के लंबवत ये, ठीक है, इस डायरेक्शन के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में, इस डायरेक्शन के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में जो ऊर्जा प्रवाहित होगा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर एस द्वारा
रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के तरंग संचरण की दिशा कौन सा है, के कैप, ठीक है। के कैप के लंबवत क्या जाएगा, वाई कैप और एक्स कैप, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में, और एकांक क्षेत्रफल की और क्या, प्रति सेकंड, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड जो ऊर्जा प्रवाहित होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट एरिया भी और पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी का जो मात्रक होता है ये इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणित समय, यानी कि जूल, ये जूल है, ठीक है। डेंसिटी वगैरह नहीं, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पॉइंटिंग वेक्टर, वेक्टर एस का जो वैल्यू है वो क्या क्या होता है, 1/μ0 वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। जो वेक्टर एस होता है वो क्या होता है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी बाई म्यू, ठीक है। या बी बाई म्यू 0 को हम लोग वेक्टर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एस भी लिखा जाता है, ठीक है। इसकी दिशा तरंग संचरण की दिशा वेक्टर के अनुरूप होती है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा, पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, ये तरंग संचरण का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। यही जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। उसके बाद पॉइंटिंग थ्योरम देखेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा आवेश पर किया गया कार्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में संचित ऊर्जा में कमी तथा पृष्ठ में प्रवाहित ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है, ठीक है। अगर विद्युत चुंबकीय बल, यहाँ पे जो फील्ड है, ठीक है, अगर उनके द्वारा कुछ कार्य, किसी आवेश पर कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, तो वो जो कार्य होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में संचित ऊर्जा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा होता है, ठीक है, वो हम लोग कैसे देते हैं, 1/2 E का स्क्वायर प्लस 1/2 V बाई जीरो का V स्क्वायर बाई, ठीक है। ये हम लोग का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो संचित ऊर्जा है, ठीक है। तो इस